आज हम जिस डिजीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ यानी NAFLD। तो हम जिन्हें जितना पोर्शन हाईलाइट किया है हम वही पढ़ने वाले हैं। NAFLD इंक्लूड्स अ स्पेक्ट्रम ऑफ प्रोग्रेसिव लिवर डिजीज़। इसका मतलब ये है कि NAFLD के अंदर बहुत से डिजीज़ शामिल हैं, ये एक सिंगल डिजीज़ नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट जो होते हैं जिनके अंदर NAFLD होता है उनके अंदर सिर्फ फैटी इन्फिल्ट्रेशन देखने को मिलता है, यानी कि लीवर के अंदर फैटी डिपोजिशन देखने को मिलेगा, फैटी इन्फिल्ट्रेशन देखने को मिलेगा और इसको हम कहेंगे स्टीएटोसिस। बट माइनॉरिटी ऑफ द पेशेंट यानी कि कुछ ऐसे पेशेंट भी होंगे जिनके अंदर सिर्फ फैटी इन्फिल्ट्रेशन नहीं होगा बल्कि फैटी इन्फिल्ट्रेशन के साथ साथ उनमें इन्फ्लामेशन भी डेवलप हो जाएगी और इसको हम बोलते हैं NASH यानी कि नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस। और कुछ पेशेंट ऐसे होंगे जिनके अंदर फाइब्रोसिस डेवलप हो जाएगी और ये फाइब्रोसिस अल्टीमेटली या तो सिरोसिस को डेवलप करेगी या फिर लीवर कैंसर को डेवलप करेगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट के अंदर ओनली फैटी इन्फिल्ट्रेशन ही देखने को मिलते हैं। अब इसके बाद हमारा यहाँ दूसरा पॉइंट ये है कि NAFLD को मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी कहा जाता है, यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम अपने आप में एक डिजीज़ है और उसके डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस हैं और उन मैनिफेस्टेशन में से या उन क्लिनिकल फीचर में से एक क्लिनिकल फीचर जो है वो NAFLD भी है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है NAFLD इज़ कंसिडर्ड बाय मैनी टू बी द हेपेटिक मैनिफेस्टेशन ऑफ द मेटाबॉलिक सिंड्रोम। इट इज़ स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद ओबेसिटी एंड टाइप 2 डायबिटीज़, डिसलिपिडीमिया एंड हाइपरटेंशन। यानी कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो कि ओबेसिटी की शक्ल में हमारे को दिखाई पड़ता है या टाइप 2 डायबिटीज़ की शक्ल में दिखाई पड़ता है या डिसलिपिडीमिया और हाइपरटेंशन की तरह दिखाई पड़ता है, ये सब चीज़ें मेटाबॉलिक सिंड्रोम के अंडर आती हैं। और उस मेटाबॉलिक सिंड्रोम का एक क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, उसका एक क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो है वो NAFLD भी है, ये हमें ध्यान रखना है। अगला जो थर्ड पॉइंट है वो इस तरह से है कि NAFLD एक सही टर्म नहीं है। आज के टाइम पे जो मॉडर्न टर्म इस्तेमाल की जाती है वो MAFLD इस्तेमाल की जाती है, जिसका मतलब होता है मेटाबॉलिक एसोसिएटेड फैटी लिवर डिजीज़, यानी मेटाबॉलिज्म से एसोसिएटेड जो फैटी लिवर डिजीज़ होता है उसे MAFLD कहा जाता है। ये NAFLD की जगह इस्तेमाल की जाने वाली एक नई टर्म है जो कि ज़्यादा बेटर है पुराने के मुकाबले में, क्योंकि पुरानी टर्म जो है वो सिर्फ ये इंडिकेट करती है कि जो डिजीज़ है वो अल्कोहल के बिना हो रहा है, जबकि आज के टाइम पे ये बात इस्टेब्लिश हो चुकी है कि जो NAFLD है उसके अंदर अल्कोहल का भी रोल है और साथ में उसके मेटाबॉलिक डिजीज़ का भी रोल है। मेटाबॉलिक डिजीज़ जैसे कि ओबेसिटी, हाइपरटेंशन और टाइप 2 डायबिटीज़, इनका भी रोल है, इन दोनों चीज़ों का रोल है। इसलिए आज के टाइम पे प्रेफर किया जाता है कि हम NAFLD के टर्म को इस्तेमाल ना करें बल्कि MAFLD के टर्म को इस्तेमाल करें। पैथोफिजियोलॉजी पर आते हैं हम इसकी। पैथोफिजियोलॉजी के अंदर जो इनिशिएटिंग इवेंट है जो NAFLD को स्टार्ट करते हैं वो क्या है, वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड ओबेसिटी। और अल्टीमेटली क्या होता है कि इम्बैलेंस हो जाता है, यानी कि जितने फैटी एसिड लीवर के अंदर आ रहे हैं उन फैटी एसिड को लीवर के अंदर आने के बाद में ऑक्सीडाइज होना चाहिए और ऑक्सीडाइज होकर उनको कन्वर्ट होना चाहिए ट्राइग्लिसराइड्स के अंदर, और ट्राइग्लिसराइड का लीवर के अंदर स्टोरेज होना चाहिए जो कि नॉर्मल फिजियोलॉजी के अंदर होता है। बट अब यहाँ कंडीशन क्या हो गई है कि जो कि ज़्यादा अमाउंट के अंदर फैटी एसिड सिंथेसिस हो रहे हैं और उनका कैटाबॉलिज्म जो है वो काफ़ी कम हो रहा है। यानी लीवर के अंदर फैटी एसिड सिंथेसिस तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं पर उनका जो, देखिए यहाँ लिखा हुआ है इम्पोर्ट या सिंथेसिस काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं बट उनका एक्सपोर्ट या कैटाबॉलिज्म जो है वो काफ़ी कम हो गया है। इस वजह से फैटी एसिड अल्टीमेटली डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं हिपेटोसाइट्स के अंदर। ठीक है, यही इसका मैकेनिज्म है। और नॉर्मल कंडीशन के अंदर क्या होता है कि जो फैटी एसिड होते हैं वो हिपेटोसाइट में ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट होते हैं और ये ट्राइग्लिसराइड टॉक्सिक नहीं है बल्कि ये इनर्ट ट्राइग्लिसराइड है। लेकिन इसके मुकाबले में लेकिन लीवर की एक लिमिट होती है, एक लिमिट तक तो वो फैटी एसिड को ट्राइग्लिसराइड के अंदर कन्वर्ट करता है। एक लिमिट तक तो लीवर जो है वो फैटी एसिड को ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट कर सकता है और उन ट्राइग्लिसराइड को हिपेटोसाइट्स के अंदर स्टोर कर सकता है। बट जब वो लिमिट क्रॉस हो जाएगी तो उसके बाद में लीवर गिव अप कर देगा और हेपेटोसाइट जो है वो फैटी एसिड को ट्राइग्लिसराइड में स्टोर किए बिना डायरेक्टली उस टॉक्सिक लिपिड को अपने अंदर स्टोर करना शुरू कर देंगी। अब यहाँ पे एक थ्योरी समझने की ज़रूरत है, यह हाइपोथेसिस जिसका नाम है टू हिट हाइपोथेसिस। यहाँ पे टू हिट हाइपोथेसिस क्या है? टू हिट हाइपोथेसिस फर्स्ट
स्टेटमेंट, यानी कि पहली बार में आपने लिपिड का इस्तेमाल ज़्यादा करना शुरू किया अपनी डाइट के अंदर, नॉर्मली समझते हैं इस बात को बिल्कुल, तो आप ओबीस हो गए और आपके अंदर डेवलप हो गया स्टीटोसिस, ठीक है, यानी नॉर्मल स्टीटोसिस आपको फर्स्ट टाइम में हुआ, लेकिन उसके बाद भी आपने लिपिड डाइट का इस्तेमाल करते रहे, बल्कि उसको बढ़ाते रहे, उसके साथ में अल्कोहल का कंजप्शन करते रहे और आपने एक्सरसाइज को भी बिल्कुल ख़त्म कर दिया, तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे कि ये सेकंड हिट है, और सेकंड हिट की वजह से जो स्टीटोसिस था वो अल्टीमेटली डेवलप हो जाएगा NaSH के अंदर, ठीक है। देखिए, इसे समझाने के लिए मैं आपको एक फिगर दिखाना चाहता हूँ जो कि डेविडसन के अंदर ही अवेलेबल है। ये रहा फिगर। पहली कंडीशन है स्टीटोसिस, ठीक है, फिर है NaSH और फिर है सिरोसिस, यानी कि पहली कंडीशन के अंदर फैटी डिपोजिशन हो रहा है लीवर के अंदर, फैटी एसिड का इन्फ्लक्स यानी फैटी एसिड का लीवर के अंदर आना बढ़ रहा है, फैटी एसिड की जो ऑक्सीडेशन है वो कम हो रही है और फैटी एसिड का सिंथेसिस जो है वो बढ़ रहा है और इंसुलिन रेजिस्टेंस भी डेवलप हो रहा है और VLDL भी कम हो रहा है। तो इन सब की वजह से लीवर के अंदर फैट डिपोजिशन होना स्टार्ट हो गया। ये है आपका फर्स्ट हिट। और उसके बाद अगर आप नहीं संभले, आपने अपनी डाइट को चेंज नहीं करा, एक्सरसाइज करना स्टार्ट नहीं करी, अल्कोहल को क्विट नहीं करा, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि ये जो स्टीटोसिस है यानी कि फैटी एसिड का जो डिपोजिशन है वो डेवलप हो जाएगा NaSH के अंदर। NaSH की फुल फॉर्म क्या है? नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस, यानी कि अब फैटी एसिड का डिपोजिशन भी हो रहा है और साथ में इन्फ्लेमेशन भी स्टार्ट हो गई है। तो देखिए नीचे लिखा हुआ है स्टीटोसिस। स्टीटोसिस का मतलब होता है लिटरली फैटी एसिड का डिपोजिशन होना लीवर के अंदर। तो फैटी एसिड का डिपोजिशन भी हो रहा है लीवर के अंदर और साथ में नेक्रो इन्फ्लेमेशन, बैलूनिंग, मेलोरी बॉडीज और मेगा माइटोकॉन्ड्रिया, ये चीज़ें डेवलप होना स्टार्ट हो गई, यानी अल्टीमेटली जो है लीवर के अंदर इन्फ्लेमेशन भी डेवलप होना स्टार्ट हो चुकी है। अब यहाँ पे जो पॉइंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से कि बैलूनिंग, मेलोरी बॉडीज़ और मेगा माइटोकॉन्ड्रिया ये नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ की कौन सी स्टेज में देखने को मिलती है, तो हमें ध्यान रखना है कि ये NaSH में देखने को मिलती है, यानी कि ये एक्चुअली में हिस्टोलॉजिकल चेंज होते हैं जो कि लिवर के टिश्यू के अंदर दिखाई देते हैं। और उसके बाद भी अगर ये डिजीज़ फर्दर प्रोग्रेस करेगा तो ये अल्टीमेटली सिरोसिस को डेवलप कर लेगा, ठीक है। और सिरोसिस के बारे में हम जानते हैं कि ये एक्चुअली में लीवर की इरिवर्सिबल नेक्रोसिस हो जाता है लीवर के पैरेन्काइमा के अंदर, और उससे ही हम सिरोसिस के एक्चुअली में लीवर के अंदर फाइब्रोसिस हो जाता है और उसे हम सिरोसिस के नाम से जानते हैं। तो वो डायग्राम मैंने आपको दिखाया और मैंने पैथोफिजियोलॉजी का आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करी। हम जो अगले पॉइंट की तरफ पढ़ते हैं हमारे वो हैं कुछ रिस्क फैक्टर भी हैं इसके अंदर, जैसे कि जेनेटिक्स है, डेमोग्राफिक है, डाइट है, इंटेस्टाइनल माइक्रोबायोटा है और कोमॉर्बिडिटी है। जेनेटिक्स के अंदर हमने PNPLA3 ये जो जीन है इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था जब हमने ALD यानी अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ के बारे में पढ़ा था, तो उस टाइम भी आया था और इसका प्रोडक्ट के बारे में मैंने बताया था कि एडिपोन्यूट्रिन MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है कि ये सिरोसिस का मार्कर है, सिरोसिस के लिए होने के जो चांस है उसको इंडिकेट करता है एडिपोन्यूट्रिन। डेमोग्राफिक में बस यही है कि ये इंक्रीजिंग एज के साथ में ज़्यादा होते हैं चांसेस किसी भी शख्स को NFLD होने के। डाइट के बारे में वही है कि अगर आप फैटी डाइट लेंगे तो इसकी वजह से इसके होने के चांस ज़्यादा होंगे। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि कॉफ़ी कंजम्पशन जो होता है वो अपीयर्स टू बी प्रोटेक्टिव। ये बात है कि NFLD के अंदर कॉफ़ी कंजम्पशन प्रोटेक्टिव दिखाई पड़ सकता है कुछ केसेस के अंदर। इंटेस्टाइनल माइक्रोबायोटा, ओबेसिटी, डायबिटीज़ एंड NFALD जो हैं वो गट डिस्बायोसिस की वजह से देखने को मिलते हैं, यानी कि गट डिस्बायोसिस का स्ट्रांगली एसोसिएशन है ओबेसिटी, डायबिटीज़ और NFALD के साथ में, ये हमें ध्यान रखना है। आप जनरली देख सकते हैं कि जो भी आदमी मोटा होता है, जिसको डायबिटीज़ होती है, जिसको फैटी लिवर होता है, अक्सर उसका पेट भी ख़राब रहता है, उसके अंदर गट डिस्बायोसिस होता है। गट डिस्बायोसिस मतलब जो बैक्टीरिया का रेशो होना चाहिए हमारी गट के अंदर वो रेशियो गड़बड़ा जाता है, जिसकी वजह से अक्सर उनको डायरिया या कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है ऐसे लोगों को, इसलिए यहाँ पे इंटेस्टाइनल माइक्रोबायोटा का भी जिक्र किया गया है। एक टर्म है यहाँ पे पैथोजेन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स, यानी कि गट के अंदर कुछ माइक्रोब्स होते हैं, गट के अंदर कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, ये जो बैक्टीरियाज होते हैं ये गट से एब्जॉर्ब होकर लीवर तक पहुँच सकते हैं, और जब ये गट से एब्जॉर्ब होकर लीवर तक पहुँचते हैं तो इन्हीं को कहा जाता है पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स, और ये लीवर के अंदर इन्फ्लेमेशन को ट्रिगर कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि अगर आपका पेट साफ तो फिर आपके जो दूसरी डिजीज़ हैं उनके होने के चांस भी कम होते हैं। इसके अलावा टाइप 2 डायबिटीज़ और ओबेसिटी जो है वो भी आपके रिस्क फैक्टर में इंक्लूडेड है।
क्लिनिकल फीचर, एनएफएलटी के जो पेशेंट होते हैं वो असिम्टोमेटिक होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। और इसके अलावा कुछ क्लिनिकल फीचर आएंगे भी, तो वो फैटिक होंगे और माइल्ड राइट अपर क्वाड्रेंट डिस्कम्फर्ट होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा उनके अंदर। तो सवाल ये उठता है कि हमें किस तरह से पता चलेगा कि पेशेंट के अंदर एनएफएलडी है। अक्सर अक्सर इंसिडेंटल बायोकेमिकल एबनॉर्मेलिटी, यानी आपने रूटीन चेकअप के लिए आपने अपनी सीबीसी कराई और साथ में एलएफटी भी करा ली, और उस कंडीशन के अंदर आपको मालूम पड़ा कि आपके जो लीवर एंजाइम्स हैं यानी एसजीपीटी और एसजीओटी उनका लेवल बढ़ा हुआ है। तो ऐसा देखने को मिलता है, यानी कि इत्तेफाक से या अचानक से आपको कभी देखने को मिल सकते हैं। नॉर्मली आप नॉर्मली आपने किसी और डिजीज़ के लिए, किसी और प्रॉब्लम के लिए अपना रूटीन चेकअप करवाया और मालूम पड़ा। ऐसा यूएसजी के टाइम पर भी होता है, कई बार लोग स्टोन की वजह से यूएसजी करवाने की कोशिश करते हैं, या तो वो कोलेस्ट्रॉल को देखना चाह रहे होते हैं या फिर वो देखना चाह रहे होते हैं किडनी स्टोन को, और उनको मालूम पड़ता है कि हमें फैटी लीवर भी है। तो ये नॉर्मली देखने को मिलता है, क्योंकि ये काफ़ी असिम्टोमेटिक है, तो इसके बारे में लोगों को मालूम नहीं होता, ज़्यादा सिम्टम नहीं आते। चौथा पॉइंट हमारे पास ये है कि कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो कि लेटर स्टेज के अंदर पहुंच चुके हों, तो उस कंडीशन के अंदर उनमें कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाते हैं, जैसे कि सिरोसिस और पोस्टल हाइपरटेंशन। ठीक है, यानी कुछ पेशेंट तो ऐसे होंगे जो कि बिल्कुल असिम्टोमेटिक होंगे, और कुछ पेशेंट जो कि लेटर स्टेज के अंदर पहुंच चुके होंगे, उनमें सिरोसिस और पोस्टल हाइपरटेंशन डेवलप हो चुका होगा, तो हमें मालूम पड़ेगा कि इनको फैटी लीवर डिजीज़ भी है। और एक बात यह है कि जो एवरेज एज है वो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर सिरोसिस के लिए कितनी है, 50 to 60 ईयर है, यानी सिरोसिस के डेवलप होने के चांस जो है 50 से लेकर 60 साल हैं। मगर जो मेन पॉइंट है वो ये है कि आज के दौर के अंदर इमर्जिंग एपिडेमिक ऑफ चाइल्डहुड ओबेसिटी, ठीक है, यानी कि जो चाइल्डहुड यानी बच्चों के अंदर होने वाली जो ओबेसिटी है वो एक एपिडेमिक की तरह फैल रही है, और उसकी वजह से जो एवरेज एज है वो आज की तारीख में काफ़ी कम हो गई है। पहले 60 ईयर थी, आज की तारीख में ये कम हो गई है, यानी बच्चों के अंदर भी ये फैटी लिवर देखने को मिल रहा है। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम एंड ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, ये भी एसोसिएटेड हैं एनएफएलडी के साथ में। देखिए, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम आपने गायनी के अंदर पढ़ा होगा। इसके अंदर क्या होता है कि ओवरी के अंदर सिस्ट की फॉर्मेशन हो जाती है, नेकलेस ऑफ वीनस दिखाई पड़ती है सिस्ट के बन जाने की वजह से। और इसके अंदर बहुत सी चीज़ें आती हैं पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम में, जिसमें हेयरोसिटिज्म यानी कि हेयर का डेवलप कर जाना, यानी क्या होता है कि महिलाओं के अंदर चेहरे के ऊपर बाल उग जाते हैं, हेयर डेवलप हो जाते हैं, और उसके साथ में इसके अंदर ओबेसिटी भी बढ़ती है। और पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, वो पीसीओडी या पीसीओएस के साथ में एसोसिएटेड है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, देखिए ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का लिटरल मीनिंग जो है हम समझ सकते हैं, मतलब ऐसे लोग जो काफ़ी ज़्यादा मोटे हैं और रात को सोते वक्त उन्हें उनकी नाक बंद रहती है, या सिंपली कहा जाता है उनको खर्राटे आते हैं। तो जिन लोगों को खर्राटे आते हैं, इसका मतलब ये है कि उनकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है पीछे की तरफ से, जो यूविला है वो काफ़ी ज़्यादा थिक हो गई है, फैटी डिपोजिशन वहाँ पर भी हो गया है, और चूंकि उनके अंदर फैट बहुत ज़्यादा है, फैटी डिपोजिशन यूविला तक पहुँच गया है, तो उस कंडीशन में जाहिर सी बात है कि फैट के ज़्यादा होने की वजह से उनका लीवर भी अफेक्टेड हो रहा होगा, और उनके अंदर एनएफएलडी यानी नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ भी डेवलप हो रहा होगा कहीं ना कहीं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि ऐसे लोग भी ज़्यादा रिस्क में हैं, जिन लोगों को खर्राटे आते हैं। अब आता है बायोकेमिकल टेस्ट। बायोकेमिकल टेस्ट, एक तो जीजीटी का लेवल अपने पास जो है बढ़ा हुआ होगा, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जीजीटी जो है उसका लेवल बढ़ा हुआ होता है। अच्छा, जीजीटी का लेवल जो है वो अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ के अंदर भी बढ़ा हुआ होता है, ये ध्यान रखना है हमारे को, यानी चाहे से एएलटी हो या एनएएफएलटी हो, दोनों ही कंडीशन में अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ हो या नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ हो, दोनों ही कंडीशन के अंदर जीजीटी का लेवल बढ़ा हुआ हो सकता है। एएसटी एएलटी का रेशियो जो है वो लेस देन 1 होना चाहिए नॉर्मल कंडीशन के अंदर, बट ये रिवर्स हो जाता है, यानी कि 1 से ज़्यादा हो जाता है, और ये कंडीशन भी एएलटी के अंदर हो सकती है। इसके अलावा एएनए एंटीबॉडी यानी एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी जो होती हैं वो भी एलिवेटेड हो जाती हैं कई पेशेंट के अंदर। इसके अलावा लीवर के अंदर किस एक्सटेंट तक फाइब्रोसिस हो चुका है, इसको चेक करने के लिए फाइब्रोसिस स्कोर या एफआईबी स्कोर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इमेजिंग का मतलब अल्ट्रासाउंड ही है। मोस्ट जाने वाला जो इमेजिंग टेक्निक है वो अल्ट्रासाउंड है, लीवर के अंदर फैटी इन्फिल्ट्रेशन को देखने के लिए। और यहाँ पे हमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो लीवर है वो ब्राइट अपीयर करेगा या इकोजेनिसिटी उसके अंदर देखने को मिलेगी। यूएसजी के अंदर लीवर जब ब्राइट अपीयर करता है तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर फैटी डिपोजिशन होना स्टार्ट हो गए हैं।
However, sensitivity is limited when fewer than 33% of hepatocytes are steatotic. कहने का मतलब ये है कि जब 33% हिपेटोसाइट्स जब उनके अंदर फैटी डिपोजिशन होना होगा तब जाके ये यूएसजी के अंदर डिटेक्ट होगा। अगर 33% से कम हिपेटोसाइट के अंदर फैटी डिपोजिशन है तो उसको डिटेक्ट कर पाना यूएसजी से पॉसिबल तो है, बट उसकी सेंसिटिविटी काफ़ी कम हो जाती है, लिमिटेड हो जाती है, यानी ठीक से दिख नहीं पाएगा। जो एक्सपीरियंस सोनोलॉजिस्ट होंगे वही इसको डिटेक्ट कर पाएंगे, वरना ज़्यादातर लोग 33% से अगर कम इन्वॉल्वमेंट है लीवर की तो उस कंडीशन के अंदर वो फैटी लीवर के डायग्नोस को मिस कर जाएंगे। ठीक है। सिटी एमआरआई और एमआरआई स्पेक्ट्रोस्कोपी जो हैं उनकी सेंसिटिविटी ज़्यादा बेटर है यूएसजी के मुकाबले में। ठीक है, लेकिन ये मोस्ट ओपनली यूज डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है। मोस्ट ओपनली या मोस्ट कॉमनली यूज डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो अल्ट्रासाउंड ही है। ठीक है, सीटी और एमआरआई के सेंसिटिविटी ज़्यादा, उनका इस्तेमाल कम होता है क्योंकि जाहिर सी बात है वो ज़्यादा महंगे होते हैं, खर्चा ज़्यादा है उनके अंदर। अब आता है लीवर बायोप्सी। लीवर बायोप्सी अपने आप में एक गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है। ये फैटी डिपोजिशन को बताने का काम तो नहीं करता। फैटी डिपोजिशन के लिए तो लीवर बायोप्सी का इस्तेमाल नहीं करा जाता, मगर लीवर के अंदर कितना फाइब्रोसिस हो चुका है, कितनी डिग्री तक इन्फ्लामेशन हो चुकी है और वो इन्फ्लामेशन कितनी स्प्रेड कर रही है, ये सब देखने के लिए आप लीवर बायोप्सी करवा सकते हैं।